सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा, अर्थात लोकसभा की शक्तियां और कार्य। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, रिट, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें के बारे में। लोकसभा जो है उसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आता है, छोटे छोटे जो परीक्षाएं होती हैं, कि संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन कहते हैं। जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन, वयोवृद्ध सदन या राज्यों का सदन कहते हैं। ये राज्यसभा से भी इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के सदस्य जो हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता लोकसभा सदस्यों को डायरेक्टली चुनती है, इसलिए ये राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं? तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, विधायी कार्य। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा, जिनको जॉइंटली अपन संसद बोल देते हैं, इसका मुख्य कार्य कानून निर्माण है, विधि निर्माण है। अब विधि निर्माण के क्षेत्र में राज्यसभा और लोकसभा की यदि हम तुलना करें तो जो साधारण विधेयक होते हैं और संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किए जा सकते हैं। लेकिन धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। बजट जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो साधारण विधेयक को लेकर यदि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए, यानी साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों का लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है, किसी में भी पेश किए जा सकते हैं। लेकिन यदि साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में कोई विवाद हो जाए, मान लीजिए लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा स्वीकार नहीं करे, या राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा स्वीकार नहीं करे, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 108 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है और उस संयुक्त अधिवेशन में साधारणतः लोकसभा की जीत होती है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से ज़्यादा होती है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 होती है, जबकि लोकसभा की सदस्य संख्या 545 होती है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 1961 के अंदर, 1978 के अंदर, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को लेकर, 1978 में बैंकिंग विधेयक को लेकर, और इसके अलावा 2002-3 के अंदर आतंकवाद निरोधक कानून पोटा को लेकर जो है संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाया गया है। तो इसके अंदर कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि साधारण विधेयक को लेकर होने वाले जॉइंट सेशन में लोकसभा जीत जाती है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक जो है उसमें दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं, लोकसभा की और राज्यसभा दोनों की, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है। और संविधान संशोधन विधेयक यदि राज्यसभा से पारित नहीं होता है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कोई व्यवस्था संविधान संशोधन विधेयक को लेकर नहीं है। इसके अलावा जो धन विधेयक है वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दूसरी जो शक्ति है वह है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका जो है संसद अर्थात विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब यह है, राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं भाई? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का सदन है, राज्यसभा जनता का सदन नहीं है। जनता के द्वारा डायरेक्टली लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चूँकि वो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित तब तक सत्ता में बनी रह सकती है जब तक कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। यदि लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे या सरकार जो है विश्वास मत हासिल करने में असमर्थ हो जाए तो उसे तुरंत त्यागपत्र देना होता है। इसके अलावा लोकसभा यदि सरकार के बजट को अस्वीकार कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है उसको अस्वीकृत कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा भी लोकसभा जो है कार्यपालिका पर अनेक प्रकार से नियंत्रण करती है। जैसे मंत्रियों से सरकारी नीति को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं,
लोकसभा काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकती है, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। किसी सरकारी विधेयक या बजट को यदि वह स्वीकार कर दे तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव पारित कर सकती है। किसी सरकारी विधेयक में कोई संशोधन कर सकती है। तो विरोध प्रदर्शन करने के लोकसभा के अनेक तरीके हैं, कार्यपालिका को नियंत्रित करने के अनेक तरीके हैं। इसके अलावा लोकसभा जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, वित्त आयोग है, भाषा आयोग है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, उन सभी आयोगों की रिपोर्टों पर यह विचार करती है। इसके अलावा अपन बात करें वित्तीय शक्तियों की, तो वित्तीय शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं लोकसभा के पास। जैसे धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट भी लोकसभा में भी पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। इसके अलावा धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित हो जाता है, धन विधेयक है या नहीं इसको प्रमाणित करने का काम स्पीकर करता है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर जब राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सुझाव दे सकती है, उन सुझावों को स्वीकार करना या न करना लोकसभा की मर्जी है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा धन विधेयक को पारित ना करे तो ये मान लिया जाता है कि विधेयक स्वतः ही पारित हो गया है और राज्यसभा की मर्जी है कि वह उसके संशोधनों को स्वीकार करे या ना करे। इसके अलावा अनुदान की मांगों पर जो चर्चा होती है, मतदान होता है, वह केवल लोकसभा में होता है। समस्त प्रकार के व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार भी लोकसभा को ही प्राप्त है। यानी इससे स्पष्ट है कि वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां न के बराबर हैं, लोकसभा ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर हैं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और वो पारित तभी माना जाता है जब दोनों सदन उसे स्वीकार कर लें। दोनों सदनों के कुल सदस्यों की कम से कम आधे से अधिक संख्या होनी चाहिए उसको, और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर ही उसे स्वीकृत समझा जाता है। संयुक्त बैठक कभी भी नहीं होती। संविधान संशोधन मान लीजिए राज्यसभा ने खारिज कर दिया तो वो खारिज ही माना जाएगा, ज्वाइंट सेशन नहीं होता। इसके अलावा लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी काम करती है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य अनुच्छेद 54 के तहत मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 66 के तहत ही लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करती है। जनता की समस्याओं का निराकरण करती है। लोकसभा के सदस्य प्रश्नकाल में और 0 ओवर्स में जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाने का अधिकार भी जो है लोकसभा, राज्यसभा दोनों के पास है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके विरुद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर पद से हटाने का अधिकार लोकसभा, राज्यसभा दोनों के पास है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, और यदि राज्यसभा अपने तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा साधारण बहुमत से उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश नहीं हो सकता, पहले राज्यसभा में ही पेश होगा। इसके अलावा जो आपातकाल की घोषणा है, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, उनको स्वीकार करने का कार्य भी संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। लेकिन संकट काल को हटाने की जो घोषणा है वो लोकसभा कर सकती है कि अगर वो प्रस्ताव पारित कर दे तो संकट काल को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति यदि सभी को क्षमा करना चाहे तो उसकी स्वीकृति भी संसद से लेनी पड़ती है। तो ये हमने देखी लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। अब परीक्षा से संबंधित क्या क्या प्रश्न इसमें आते हैं कि लोकसभा के अंदर निर्वाचित होने वाले सदस्य कितने हैं? 543, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, टोटल 545 होते हैं। सीटें कितनी आरक्षित हैं? एससी के लिए 84 हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हैं, यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान हैं। सबसे ज़्यादा सीटें किसको प्राप्त है लोकसभा में? 80 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं।
48 सीटें दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल है, चौथे नंबर पे बिहार है 40 सीटों के साथ, और पाँचवें नंबर पे तमिलनाडु 39 सीटों के साथ। ये क्रम पूछा गया है, लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का क्रम क्या है? तो सर्वाधिक यूपी 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक 7 लोकसभा सीटें दिल्ली अकेली की हैं। इसके अलावा नवगठित जो तेलंगाना राज्य है उसकी 17 सीटें हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक, एससी के लिए सर्वाधिक सीटें 80 में से 17 सीटें उत्तर प्रदेश में एससी के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 13 राज्य ऐसे हैं जहां एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर एसटी के लिए कोई सीटें नहीं हैं। एससी के लिए सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित है। अब आपको ध्यान रखना है, एससी के लिए सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित हैं और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। 13 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कोई भी सीट नहीं, ये डिस्कशन अपन कर चुके हैं। 5 राज्य ऐसे हैं जहां न तो एससी के लिए कोई सीट आरक्षित है न एसटी के लिए। आपको ध्यान रखना है कि 5 ऐसे कौन से स्टेट है जिसके लिए लोकसभा में एससी एसटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो जम्मू कश्मीर है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और सिक्किम है। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भी, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो संसदीय क्षेत्र स्थित है, लोकसभा है क्षेत्र स्थित है, वो भी लद्दाख है। उसके बाद में बाड़मेर, फिर कच्छ, फिर अरुणाचल पूर्व, अरुणाचल पश्चिम। इसके अलावा जनसंख्या की यदि हम बात करें तो सब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का उन्नाव, जहां 19 लाख वोटर हैं। सबसे कम की यदि हम बात करें तो लद्दाख जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्र है। लोकसभा के लिए जो व्यय खर्च निर्धारित किया गया है तो 70 लाख रुपए लोकसभा सदस्य अपने चुनाव में खर्च कर सकता है और विधानसभा सदस्य 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ये कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पे। लोकसभा का साल में कम से कम 1 सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। लोकसभा की गणपूर्ति 1/10 है। स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा के तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यसभा के संगठन को लेकर जो है चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है। राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्जित किया गया था और इसका पहले ये चुने गए थे 1921 में। 1921 में अध्यक्ष चुने गए थे फ्रेडरिक व्हाइट और उपाध्यक्ष चुने गए थे सचिनानंद सिन्हा। ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोकसभा के प्रथम भारतीय उपाध्यक्ष कौन बने थे? सचिनानंद सिन्हा। और पहले जो है केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे विठल भाई पटेल 1925 में। इसके अलावा मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। सुमित्रा महाजन दूसरी लोकसभा अध्यक्ष थी। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका था। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। M.A. अयंगर और हुकम सिंह ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो पहले उपाध्यक्ष रह चुके थे। लोकसभा कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष, विघटन राष्ट्रपति करता है। आपातकाल लागू होने पर लोकसभा कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आहूत जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राष्ट्रपति उसको आहूत करता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब दोनों के वोट बराबर आ जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कब निर्णायक वोट नहीं डालता? जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। तो ये वीडियो में आपने देखी लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। तो आपका असाइनमेंट है कि आप लोकसभा की शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन करके उसे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी इसको
आप अपनी समस्या रख सकते हैं, उसका उचित समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।